नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। संवैधानिक विकास के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। भारत का संवैधानिक विकास, विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान, भारत का सबसे बड़े संविधानों में से एक, सबसे ज्यादा विशेषताओं वाला संविधान, बड़ा सोच समझकर बनाया गया संविधान। उसकी विकास यात्रा इतनी छोटी नहीं है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। अनुभव बहुत पहले से थे, बड़े लंबे समय से बहुत कुछ होता चला आ रहा था, जिसका परिणाम है ये संविधान। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने शुरू किया था और हमने उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी देखा था और उसमें हमने कहा था कि यह अधिनियम जो 1784 का था, यह अधिनियम भारतीय राज्य क्षेत्र पे क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। जो परिवर्तन हो रहा था, भाई संविधान क्या है, शासन सत्ता कैसे चल रही है, विधियां क्या हैं, नियम क्या है, कानून क्या है, इसी का तो दस्तावेज है। तो ये परिवर्तन जो हो रहे थे, इसका प्रभाव आपको दिखेगा। वहीं से विकास यात्रा हम इसकी मानते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसमें हमने बात की कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज यह होता है। और उस समय विलियम पिट थे ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री। तो विलियम पिट के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था और इसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत नियंत्रण मंडल की बात की गई थी। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल था, जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, राज्य सचिव की हमने बात की थी और 4 अन्य जो थे वो प्रिवी काउंसिल के जो लोग थे वो सदस्य होते थे। और हमने कहा था कि भारतीय जो उपनिवेश था, अब ब्रिटिश जो भारतीय उपनिवेश था, उसके 2 शासक हो गए थे, एक कंपनी का निदेशक बोर्ड और एक नियंत्रक मंडल के माध्यम से जो सम्राट शासन कर रहा था ये। उसके बाद बात आती है 1786 के अधिनियम की। 1786 के अधिनियम में जो एक्ट है 1786 का एक्ट, इसमें बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पर केवल एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में यह अधिकार दे दिया गया था कि जो परिषद थी, परिषद, अभी हमने कहा था कि परिषद में कल की क्लास में चर्चा की थी कि 4 की जगह 3 संख्या कर दी गई थी, है ना। अब उस परिषद के निर्णय को यह रद्द कर सकता था। यदि गवर्नर जनरल की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ ये पूरी व्यवस्था जा रही है, तो विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को यह रद्द भी कर सकती थी, अपने निर्णय को लागू कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई थी। प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी गई थी। ये किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी गई थी किसको? गवर्नर जनरल को। जो गवर्नर जनरल था, इसको प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी गई थी। और ये जो दोनों अधिकार दिए गए, परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, जो काउंसिल थी वो निर्णय अगर ले रही है तो परिषद के या काउंसिल के निर्णय को ये क्या कर सकते थे? निर्णय निरस्त, और निरस्त करने का अधिकार है, यानी कि अपना निर्णय लागू भी कर सकते हैं। ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको प्राप्त होंगे? ये दोनों अधिकार इस एक्ट के बाद जो मिले थे वो कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस पहला था जिसको ये अधिकार प्राप्त हुए थे। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए प्रधान सेनापति कौन बना सबसे पहले, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? ऐसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है, यहां से घुमा दिया जाता है। तो ये कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ही था जिसको प्रधान सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल के तौर पे प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले एक्ट पे चलते हैं। अगला एक्ट भी कोई बहुत ज्यादा इसमें बातें नहीं है। अगला एक्ट जस्ट इसके 6 साल बाद आता है, 1793 में, 7वें साल 1793 में एक एक्ट आता है जिसको 1793 का ही एक्ट ऐसे नाम दे दिया जाता है, चार्टर एक्ट 1793। इसका नाम क्या दिया जाता है? चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 में क्या था? 60 में पढ़ना है इसको। चार्टर एक्ट
जो 1793 का था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे इनको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो कि 1813 तक कर दिया गया। 1813 का अधिनियम अभी हम पढ़ेंगे, उसमें प्रश्न भी स्पेशली पूछा जाता है, जिसको चाय और चीनी बोल देते हैं आप। चाय और चीनी के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं कि चाय चीनी के व्यापार को छोड़ के बाकी सब किया जाता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़ा फेमस एक क्वेश्चन हुआ करता है, बड़ा पॉपुलर रहता है। लोग जब पहली बार पढ़ते हैं तो याद हो गया 1813 में चाय चीनी वाला फैक्ट, मुझे भी याद हो गया। तो 20 वर्षों के लिए जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको बढ़ाया गया। पहले तो कंपनी खुलेआम व्यापार कर रही थी, अब धीरे धीरे देखिए उस पर कुछ पाबंदियां लगाई जा रही है। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि 20 वर्ष और करो। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। जो नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे, तो इन सदस्यों का वेतन कहां से दिया जाएगा? कहा गया कि ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहां से? भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था, भारतीय राजस्व से। यहीं पर अब भार बढ़ रहा है और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए यहीं से लिखित विधियों का प्रशासन कैसे चलेगा? लिखित में, रिटन में दिया गया। सभी कानून विनियम, जो विनियम थे, तो कानून और विनियमों का एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और न्यायालय को इसके व्याख्या का अधिकार दिया गया। यहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन पूछा बस यही जाता है। आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट आप पढ़ते चले आए हैं, बहुत बार आपने ये फैक्ट पढ़ा है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ जाएगा। 1793 के एक्ट में यह कहा गया कि 20 सालों के लिए कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको बढ़ा दिया गया। व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया। 1813 में अब कुछ करना था। व्यापारिक अधिकार यहां पर कहा गया कि अब समाप्त। जो व्यापारिक अधिकार है, व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने की बात की गई। लेकिन समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त नहीं किए गए। समस्त व्यापारिक अधिकार नहीं समाप्त किए गए। दो चीजें इसमें छोड़ दी गई। एक था चीन के साथ व्यापार और दूसरा था चाय का व्यापार। ये दोनों व्यापार को छोड़ के ये व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। बिल्कुल याद रखिएगा। कहा गया कि चाय का व्यापार आप करिए, कंपनी से कहा गया कि चाय का व्यापार करो, और चीन के साथ, यहां चीनी का व्यापार नहीं है, चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार इसमें बना रहा। भारतीय राजस्व से खर्च करने की जो पद्धतियां थी, नियम थे, उनको और सुदृढ़ किया गया। धीरे धीरे यह होने लगा कि ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के बिना कोई काम नहीं होगा। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर, प्रधान सेनापति, इन सबको नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया और इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति को भी अनिवार्य कर दिया गया। और पुनः फिर से इसमें एक काम और किया गया कि 20 साल के लिए आगे 1833 तक 20 इयर्स के लिए भारतीय प्रदेश और राजस्व पे नियंत्रण का अधिकार कंपनी को दे दिया गया कि कंपनी व्यापार तो नहीं कर सकेगी, व्यापार केवल ये करेगी चीन के साथ और चाय का व्यापार। बाकी 20 साल के लिए आगे भारतीय प्रदेश, उनका राजस्व, उन पे नियंत्रण का अधिकार इसी को रहेगा। लेकिन क्राउन के प्रभुत्व के अंतर्गत ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी का एक अधिकार हो गया फिर से, ऐसा मत समझिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके अंतर्गत हर साल शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई थी। हर साल व्यवस्था की गई थी कि हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे।
और एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ईसाई जो मिशनरियां थी वो कोशिश कर रही थी, देखिए जब किसी कहीं पे आपको बिल्कुल अच्छी जगह बनानी है तो धर्म उसमें बड़ा काम आता है। अगर धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया तो धर्म साथ में संस्कृति सभ्यता सब कुछ परिवर्तित कर देता है। और अगर मिशनरी यहां पर आ रही हैं, मिशनरियां आ रही हैं, लोगों को ईसाई बना रही हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि लंबे समय तक की प्लानिंग है। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, ये अब धर्म प्रचार कर सकती थी। ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त करके इसमें अब धर्म प्रचार कर सकती थी। ये 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। महत्वपूर्ण है ये 4 बातें, अपने नोट्स में भी आप ऐसे ही लिखिए जिससे कि आपको ये याद रहे। आता है 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाए थे क्योंकि चीनी के साथ, यानी कि चीनी लोगों के साथ, चीन के साथ और चाय का व्यापार इसमें बचा था। और धीरे धीरे जो ये पद्धति है वो केंद्रीकरण की दिशा में बढ़ रही थी। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम सबसे निर्णायक कदम साबित हुआ। और इसमें किया क्या गया, केंद्रीकरण बढ़ाना था तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अभी तक गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ करता था, तो सबसे प्रमुख कार्य था बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जो जनरल है, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां इसी को प्रदान कर दी गई। और ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया था जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पे पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि पहली बार ऐसी सरकार जो ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पे नियंत्रण कर सके, ऐसी गवर्नमेंट जो पूर्ण ब्रिटिश अधिकार जो क्षेत्र था उस पर नियंत्रण कर सके, अधिकार क्षेत्र पर ये क्या कर सके, ये नियंत्रण कर सके। ऐसा पहली बार हुआ था। अब एक प्रश्न यहां पे छोटा वाला पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। जैसे हमने वहां पे कहा था कि प्रथम जो प्रधान सेनापति की शक्तियां किसको प्राप्त हुई थी, तो प्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, यह प्रश्न भी किया था ना, कॉर्नवालिस था। ठीक इसी तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप तुरंत बताइए कि यह विलियम वेंटिक था। भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना यह कौन था, विलियम वेंटिक था। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम था विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक था, विलियम वेंटिक, ध्यान रखना। तो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण यहां पर स्थापित हो गया। क्षेत्र पर यह नियंत्रण जो था वो अब पूर्ण नियंत्रण हो गया गवर्नमेंट का, सरकार का। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। बाकी और बहुत सारी चीजें की गई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधियां चल रही थी उनको इसमें पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था, पूर्ण रूप से इसमें समाप्त कर दिया गया था। तो अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कंपनी का जो अधिकार जहां पर है वहां पर पहले चीनियों के साथ और चाय का ये व्यापार कर सकते थे, यहां पर आके इसको भी समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय के तौर पर भी ये बन गई। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक प्रशासनिक निकाय बन गई। पहले ये क्या हुआ करती थी, ये एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी। व्यापारिक एकाधिकार 1813 में समाप्त किया गया। चीनी और चाय इन दोनों के साथ
व्यापार को छोड़ के, चीनियों के साथ और चाय का व्यापार। लेकिन यहां पर प्रशासनिक निकाय के तौर पर इसको स्थापित कर दिया गया। कंपनी के अधिकार में जो आने वाले क्षेत्र थे वो ब्रिटिश राजशाही और उनके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। अब यहां पर कंपनी का कुछ नहीं बचा, ये एक प्रशासनिक निकाय महज रह गई। 1833 का ही एक्ट था, एक प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए खुली व्यवस्था सिविल सर्वेंट के लिए, खुली व्यवस्था सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ओपन एग्जामिनेशन, ये सिविल सर्विसेज के लिए, ये आप प्रतियोगिता यहां पर लिखिए, प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1833 के एक्ट के द्वारा ही किया गया था। रंग, जाति, धर्म, आधार, इन चीजों को बना के किसी भी तरीके का कंपनी की सेवा में जो चयन होना था, भारतीयों को भी किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार इसको प्राप्त करने का जो अधिकार था वो मिल गया था। वंचना, उसको वंचित नहीं किया जा सकता था। और भारत या भारतीय लोगों की प्रशासन में जो भागीदारी है, भारतीयों की जो भागीदारी है, उसका मुख्य आधार यही 1833 का एक्ट बना। कभी स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाए तो ओपन प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन, ये यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया और इस प्रावधान को यहीं पे समाप्त कर दिया गया था। इसका प्रावधान तो किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया था और इन्हीं के विरोध के स्वरूप इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इस व्यवस्था को उस समय अपनाया नहीं गया था। 1833 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसी में विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति भी हुई थी। और ये जो विधि सदस्य है, यही विधि सदस्य था मैकाले, जिसको लिखते हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी। परिषद के बैठकों में यह भाग ले सकता था, लेकिन मतदान नहीं दे सकता था, मतदान नहीं कर सकता था। तो भाग तो ये ले सकता था, बैठक में भाग अगर कहा जाए तो ये भाग तो ले सकता था, लेकिन अगर वोटिंग की बात की जाए तो ये वोटिंग नहीं कर सकता था। पार्टिसिपेट कर सकता था, बैठक में भाग ले सकता था। फिर विधियों के संहिताकरण की बात आती है तो गवर्नर जनरल को इस पर आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 में जो 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था, यह पूछा जाता है। 1833 में यह एक्ट आया है और 1834 में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष था मैकाले, मैकाले +3। इसका जो अध्यक्ष था वो मैकाले था और इसके साथ में 3 लोग और उसमें शामिल थे। और इसी एक्ट के द्वारा, समय याद करिए, 1834 में यह विधि आयोग का गठन होता है और इसी एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करने का काम किया गया था कि दास प्रथा जो है वो विधि विरुद्ध है। तो दास प्रथा समाप्त की गई है 1843 में जाके। दास प्रथा को कब समाप्त किया गया है? 1843 में, लेकिन इसी के अंतर्गत किया गया। यह 1833 का चार्टर एक्ट था जिसके अंतर्गत इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट ही आता है और वो चार्टर एक्ट है 1853 का। 1853 का ये चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, इसकी भी महत्वपूर्ण बातें हमको जान लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्रिटिश संसद जो है कंपनी को दरकिनार करके ब्रिटिश क्राउन के तहत, ब्रिटिश संसद के तहत सारे फैसले चले गए थे। ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद ही सब कुछ कर सकती थी, सारी शक्तियां उसी के पास थी।
इसमें क्या किया गया, ये अधिनियम जो था ये गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था के लिए जाना जाता है, कि जो विधायी कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया जाए। धीरे धीरे अब स्मार्ट हो रही है व्यवस्था। पहले कंपनी क्या करती थी, व्यापार केवल करती थी, उसके व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किए गए, पहले अंशतः और फिर पूर्णतः समाप्त किए गए। फिर उसको प्रशासनिक इकाई के तौर पे घोषित कर दिया गया कि अभी प्रशासन संभालेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद का जो विधायी कार्य था, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था इसी के अंतर्गत की गई। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये गवर्नर जनरल की परिषद थी। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और इसमें जो विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे तो उनको दोनों को अलग करने की बात की गई कि विधायी कार्य अलग होंगे और प्रशासनिक जो कार्य होंगे वो अलग होंगे। विधायी और प्रशासनिक जो कार्य है इन कार्यों का पृथकीकरण कर दिया गया, इन कार्यों को पृथक करने की व्यवस्था इसी एक्ट के तहत की गई थी जो आपसे पूछ ली जाती है। भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों का इसमें समावेशन किया गया और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को यहीं से लागू किया गया था। ठीक है, इस तरीके से यह व्यवस्था की गई। बंगाल में एक इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए। तो कभी आपसे पूछा जाए कि बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर कब नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो इसी में 1853 के चार्टर एक्ट में नियुक्त किया गया था। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य इसमें बना दिया गया था। 1833 में जो मैकाले आया था तो इसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया था, यानी कि इसका जो महत्व है वो बढ़ गया था। किसका, विधि सदस्य का, विधि सदस्य का महत्व बढ़ गया था 1853 के एक्ट में। और कंपनी ने अब स्टार्ट किया कि जो महत्वपूर्ण पद हैं वो महत्वपूर्ण पद ऐसे नहीं भरे जाएंगे, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आयोजित किए गए वो सीधी भर्ती को हटाया गया। यहां पर जो सीधी भर्ती थी, सीधी भर्ती को हटा दिया गया और इनकी जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेके भर्ती शुरू की गई। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होगी, ऐसे नहीं प्रसाद पर्यंत किसी के नहीं रखे जाएंगे, ये इसमें प्रावधान किया गया था। ये वही समय था जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1853 की ये बात है, उसके बाद में ये सारी चीजें एक तरफ चल रही हैं, 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की जब विद्रोह की घटना होती है तो 1857 का विद्रोह, और चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, अंग्रेजों को बौखला देने वाला, अंग्रेजों का दिमाग खराब कर देने वाला, अंग्रेज बिल्कुल पगला गए थे। ये विद्रोह छोटा मोटा नहीं था, यह ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को औकात दिखा दी थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ऐसी घटनाएं फिर से होने पाई, बार बार अगर ऐसी होती रही तो हमारी तो प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे जो सपने वो तो सब चकनाचूर हो जाएंगे और ब्रिटिश औपनिवेशिक जो पूरा ये हमने वातावरण बना रखा है, माहौल कायम कर रखा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए
और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए भारत का कैसे उपयोग किया जाए, इन सब उद्देश्यों के साथ भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। उद्देश्य पहले ही हमने आपको बताया कि 1857 की पुनरावृत्ति को रोकना था, विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकना था। कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह किया गया कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। सबसे पहली बात यही थी, जो भारतीय शासन था ये सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यानी कि अब जब सब कुछ सारा नियंत्रण किसके पास है? महारानी विक्टोरिया। फेरबदल किया गया, कैसे प्रशासन चलेगा? तो गवर्नर जनरल का इसमें नाम भी बदला गया था, और इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत का वायसराय सोचिए कौन था? कौन था प्रथम वायसराय? कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। यानी कि भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, वायसराय का मतलब क्या था? भारत में ब्रिटिश ताज का यह प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। सीधे समझ लो कि वही बैठी हुई है, महारानी ही बैठी हुई है, तो कैनिंग प्रथम वायसराय बन गया। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। इनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया, खल्लास, खत्म कर दिए गए। तो इसी से द्वैध शासन प्रणाली था की बात थी। दो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसके माध्यम से शासन चल रहा था। तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत यहीं से किया गया। जो द्वैध शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली यहीं से समाप्त कर दी गई। द्वैध शासन प्रणाली इस समाप्त कर दी गई यहीं से। अगर आपसे कथन कारण में पूछा है तो बता देंगे ना। और इसी समय एक और नया पद सृजित किया गया था, और वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इस पद का सृजन किया गया। और भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण इसी का हुआ करता था। जो सेक्रेटरी था, तो प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो पूर्ण रूप से इसी के पास था। बहुत बड़ा पद हो गया, पूरा प्रशासनिक नियंत्रण इसी के पास था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था ये, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था ये राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति ये रखता था, और ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व इसका था। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जिसे बोला गया, इसी की सहायता के लिए और भी व्यवस्थाएं की गई थी। 15 सदस्यों की एक इंडियन काउंसिल की भी स्थापना की गई कि इसकी हेल्प हो पाए। 15 मेंबर की एक इंडियन
एक काउंसिल बनाई गई थी जिसको भारत परिषद कहते हैं, इंडियन काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं, भारत परिषद। इसमें कितने थे, 15 मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, और ये इसकी हेल्प के लिए बनाई गई थी, ये हेल्प करे। भाई अकेले कैसे समझाएगा पूरा, क्या कार्य था इसका, भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श देना, उनकी हेल्प करना, मदद करना। ठीक है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस भारत शासन अधिनियम में अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव और भारत जो ये परिषद थी, इंडियन काउंसिल थी, की राय मानने के लिए क्या किया गया, बाध्य बना दिया गया था कि अगर इंडियन काउंसिल भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोई राय दे रही है, इंडियन काउंसिल भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोई राय दे रही है, अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में कोई राय दे रही है, तो भारत सचिव भारत परिषद का ये जो विचार होगा, इस राय को मानने के लिए जो भारत सचिव होगा वो बाध्य होगा, भारत का राज्य सचिव बाध्य होगा, इनकार नहीं कर सकता, है ना। अन्य सभी विषयों में इनकार कर देगा, लेकिन इन विषयों में इनकार नहीं कर सकता है। कुछ अधिकार आपको अभी आगे मिलेंगे जब राज्यसभा की कुछ स्पेशल, तो जो इंडियन काउंसिल है उससे आप तुलना कर पाएंगे। अभी तो पढ़ते रहिए, अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ये ला जाके भारत का जो राज्य सचिव है ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करता था। तो ये भी नहीं कि आनाकानी कर दे उसमें। तो जब ऐसा हुआ, 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 1858 को जब ये साइन हुआ, इस पे सिग्नेचर किए गए, तो भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग बोला कि ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है ना, मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स है, अधिकारों का ये मैग्ना कार्टा है। इसको बोला था, किसको, 1858 के अधिनियम को, अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोल दिया था इसको। ठीक है। इस तरीके से ये अधिनियम आपका समाप्त हुआ। फिर बारी आती है भारत परिषद अधिनियम 1861 की। कई बार ये पूछा जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1861, अगली हेडिंग डालिए, ऐसे बॉक्स बनाइए और ऐसे बीच में ही लिखिए चीजों को। भारत परिषद अधिनियम 1861, बड़ा बोझिल ये है पूरा चैप्टर, क्योंकि सब फैक्ट ही पढ़ने हैं, इसमें कुछ मजा वैसे नहीं आने वाला है। और सबसे ज्यादा जो मतलब हम किसी के बारे में बस फैक्ट सुन रहे हैं, उसमें कोई राय भी नहीं दे सकते। यहाँ पे तो फैक्ट ही पढ़ने हैं कि ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। ये वास्तव में संविधान का इतिहास है। वैसे संविधान बड़ा रोचक है, अधिकारों की बात होगी, कर्तव्यों की बात होगी, डीपीएसपी की बात होगी, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, है ना, कैग क्या है, ये सारी चीजें अब आगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा, है ना। प्रधानमंत्री का चुनाव जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का इतिहास, विकास कैसे हुआ है। तो दूसरे के बारे में सुनना, कोई कहानी सुना रहा है अपने बारे में, तो वैसे भी बोरियत महसूस होती है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक, मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनको विधि निर्माण का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया था, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता का यहां से प्रारंभ हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ था। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल की जो परिषद है,
ये फर्स्ट होना चाहिए था, मुझे पहले वो याद आया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रवेश कर गए, भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसके विधायी कार्यों में ये सहयोग कर सके, विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार भी दिया गया। माना जाता है कि गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियां थी यहां से डिसेंट्रलाइज्ड हो रही थी, उनका विकेंद्रीकरण यहां से शुरू हुआ था, विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। तो एक जो विकेंद्रीकरण का प्रारंभ है, विधायी शक्तियां ही सही, जो इनकी विधायी शक्तियां हैं इनका विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका प्रारंभ 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हो जाता है। गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी उसका विस्तार किया गया, और वहां पर जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद, तो इस कार्यपालिका परिषद में पहले हुआ करते थे 4 सदस्य, तो 4 में एक बढ़ा के इसको 5 सदस्यीय कर दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया। 5 सदस्यीय ये कार्यपालिका परिषद, 5वां सदस्य इसमें जो शामिल किया गया वो सदस्य था, ये विधि विशेषज्ञ हुआ करता था, विधि का जानकार हुआ करता था, विधि विशेषज्ञ, इसको शामिल किया गया। विधि निर्माण की शक्ति इसको प्राप्त थी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी। ठीक है, उस समय वायसराय हुआ करता था कैनिंग। तो कैनिंग ने 1862 की बात है, 1861 का नियम है, 1862 की बात है, एक केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया था। नवगठित जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 3 भारतीय थे। नियुक्ति का अधिकार दिया गया ना कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो 3 भारतीय प्रतिनिधि 1862 में केनिंग के द्वारा ये शामिल किए गए, और केनिंग के द्वारा शामिल किए गए ये भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? केनिंग ने इनको शामिल किया था। इन 3 में पहला नाम आता है वो है पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह ये कहां के महाराजा थे? ये पटियाला के महाराजा थे, ये पटियाला के थे। दूसरा इसके अंतर्गत नाम आता है जो वो है बनारस के राजा देवनारायण सिंह। और एक थे इसमें दिनकर राव। इनको शामिल किया गया। बनारस के राजा, ये दोनों लोग बनारस से ही बिलोंग करते थे। देवनारायण सिंह, दिनकर राव और नरेंद्र सिंह, तीनों लोगों के नाम में दा आ रहा है। इनका दोनों लोगों का नाम दा से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे नरेंद्र यहां। ठीक है, इनको शामिल किया गया। विभागीय प्रणाली भी यहीं से शुरू हुई थी। विभागीय से अभी भी पोर्टफोलियो दिए जाते हैं ना, तो पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से शुरू हुआ? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कैनिंग ने यहीं से की थी। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, पोर्टफोलियो, ठीक है, यहीं से। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसी में प्रदान की गई थी। उस समय यह व्यवस्था थी 6 महीने की। ठीक है, अभी कितनी है? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में ही दी गई थी। और ये जो टाइम पीरियड था वो 6 मंथ था, 6 मंथ्स ये रखा गया था। 6 माह तक ये प्रभावी रह सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनके द्वारा किसी विधेयक पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीटो कर सकता था तो नहीं कर सकता था। और ये कुछ भी कर ले, ब्रिटिश संसद जो थी
वो किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। यानी कि सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटिश संसद है, सबसे ऊपर ब्रिटिश संसद है, वो किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके बारे में जो प्रश्न भी पूछा जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों को कोई प्रभावी भूमिका नहीं दी गई थी। जो गैर सरकारी सदस्य थे जिनको शामिल किया गया था, तो इनको गैर सरकारी सदस्य जो इसमें थे, इस परिषद में गैर सरकारी सदस्य जो ये शामिल किए गए थे, ये भारतीय प्रतिनिधि भी जो शामिल किए गए थे, ये किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं रखते थे। ना कोई प्रश्न पूछ सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे कि नहीं? प्रश्न नहीं। अगर बजट पे चर्चा हो रही है तो कर सकते थे कि नहीं? तो बजट पे चर्चा नहीं, तो करने क्या जाते थे? केवल संख्या बढ़ाने जाते थे। ये सदस्य किसी काम के नहीं थे। गैर सरकारी सदस्य जो ये शामिल किए गए थे, ये किसी काम के नहीं थे। बात समझ में आई? ये किसी काम के नहीं थे। ठीक, तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ एक्ट है, तो 1853 तक का एक्ट तो उसमें आ गया। यहां से जो शुरुआत हुई है 1858 से, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में ही हमने बात की थी पहली क्लास में। तो 1858 और 1861 हमने देख लिया। इसके बाद कौन सा एक्ट आता है? इसके बाद आता है 1892 का एक्ट। तो 1892 का जो एक्ट है, भारत परिषद अधिनियम 1892, वो क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 पूछा जाता है। पीछे वाला भूलिएगा नहीं। यहां पर गैर सरकारी सदस्यों से बात हमने बंद की थी ना, यहां पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई। यह अलग बात है कि बहुमत अभी सरकारी सदस्यों का था, लेकिन गैर सरकारी सदस्य जो थे, इन सदस्यों की जो संख्या थी, ये संख्या बढ़ा दी गई और बढ़ा दी गई। बहुमत किसके पक्ष में था? सरकारी सदस्यों का। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इसमें गैर सरकारी सदस्य चुने गए थे। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ये सदस्य चुने जाते थे। संख्या बढ़ गई, लेकिन अभी भी जो बहुमत है वो सरकारी सदस्यों का है। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था कि टोटल कितने सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते थे? तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य केंद्रीय विधानसभा में के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों के रूप में होते थे। उनकी संख्या निश्चित की गई थी और इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना जरूरी था। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की जो संख्या थी वो कम से कम 10 थी और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी, और इनमें कम से कम 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है, इतना ही, कि किसकी संख्या ज्यादा थी और इनका निर्वाचन कैसे होता था। तो सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे थे। अभी ऐसा नहीं था कि हमको सारे अधिकार मिल गए थे। ठीक है, यहीं से, इसी अधिनियम से निर्वाचन पद्धति, जो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य थे, नगरपालिका था, जिला बोर्ड था, इसके अलावा जो विश्वविद्यालय, वाणिज्यिक मंडल, इन सब के द्वारा मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से
प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, तो ये निर्वाचन जो पद्धति है, ये पद्धति यहीं से शुरू हुई थी। आम जनता ऐसे वोट नहीं करती थी, लेकिन गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्यिक मंडल, इनके द्वारा चुने जाते थे। ऐसे आम चुनाव नहीं होता था, आम चुनाव नहीं होता था। तो यही इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। एक चीज और है जो आपको याद रखना है कि इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया, और विधान परिषद की जो शक्ति थी, अगर आपसे कहा जाए कि उसकी अपेक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो विधान परिषद की जो शक्ति है वो बढ़ गई, शक्ति में इजाफा हो गया। और विधान परिषद की शक्ति बढ़ने का मतलब क्या है? विधान परिषद की शक्ति बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब सदस्य जो थे वो आर्थिक नीति और बजट पर बहस भी कर सकते थे। एक प्रश्न ये छूट रहा था, यानी कि यहां पर आर्थिक नीति और साथ में जो बजट पर बहस कर सकते थे। बहस करने की शक्ति अभी हमने कहा था 1861 का जो अधिनियम था, एक्ट था, उसके अंतर्गत नहीं प्राप्त हुई थी। इनको बहस करने, प्रश्न पूछने, बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहां पर आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने का ये अधिकार जो है वो मिल गया था। ये अधिकार इनको मिल गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909, फिर 1919 और 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1909 से 1935 तक का जो पूरा एक डेवलपमेंट का क्रम रहा है, ये आपका तैयार वैसे भी होना चाहिए, मतलब क्रम से कि क्या क्या परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं। अभी तक का हो सकता है 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे 1861 इंपॉर्टेंट है, 1892 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बहस पर अधिकार मिला था। लेकिन आगे का डेवलपमेंट का जो क्रम है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको बोझिल लग रहा होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। ये शुरू में बड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीजें बिल्कुल आपको नॉर्मल लगने लगेंगी। अभी ये आप फैक्ट पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये लग सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ के आइएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919 है, यानी कि एक मॉर्ले मिंटो आपको पढ़ के आना है, और दूसरा आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको पढ़ के आना है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भाई भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का है, तो ये तीनों पढ़ के आइएगा। इसको फिर हम कवर करेंगे। फिर आगे क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, इनको आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मिशन, और उसके बाद में हम चलेंगे जब हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो वहीं से आपको फिर मजा आने लगेगा कि हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।